बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, मॉक डिस्कशन का पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 हमारा चल रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 4 तक 1 टू 4 तक हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर कह रहा है हिल कंपनी प्रोवाइड स्किल लेबर टू बिल्डिंग ट्रेड। दे हैव बीन रिसेंटली बीन आस्क्ड बाय बिल्डर टू बिड फॉर अ किचन फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू डेवलपमेंट ऑफ 60 आइडेंटिकल अपार्टमेंट। 600 आइडेंटिकल अपार्टमेंट में उसमें क्या करना है, जो किचन फिटिंग्स है हमने क्या करना है वो इंस्टॉल करनी है बस। ठीक है, इसका मतलब ये सवाल ऐसा है जिसमें मटेरियल नहीं है, क्योंकि हमें फिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो लेबर इस्तेमाल होगी और ओवरहेड इस्तेमाल होगा। एच सी हैज़ नॉट वर्क फॉर दिस बिल्डर बिफोर, इससे पहले उन्होंने इसके साथ काम नहीं किया। लेबर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल, लेबर अवेलेबल है जी। ऐसी एक्सपेक्ट फर्स्ट किचन विल टेक 24 मैन आवर, यानी कि पहला जो किचन लगेगा वो 24 मैन आवर्स में लगेगा टू फिट, पर देयर आफ्टर टाइम विल बी सब्जेक्ट टू 95% लर्निंग रेट। जब 200 किचन बन जाएंगे तो लर्निंग रेट स्टॉप हो जाएगा और 200 से आगे हमने 400 और बनाने हैं, क्योंकि टोटल हमने 600 हमने अपार्टमेंट्स की किचन फिटिंग्स इंस्टॉल करनी है। तो 200 तक तो लर्निंग रेट रहेगा, 200 के बाद लर्निंग रेट स्टॉप हो जाएगा। लेबर कॉस्ट जो है वो ₹15 पर आवर है, तो दो ही खर्चे होने, एक लेबर का और एक ओवरहेड का। तो लेबर का उसने खर्चा बता दिया, लेबर के आवर्स निकाल लेंगे और लेबर के आवर्स को लेबर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से। ओवरहेड में उसने आवर्स बता दिए और ओवरहेड में उसने कॉस्ट बता दी, तो यहाँ से ऑब्वियस बात है हाई लो मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। एससी नॉर्मली वर्क अराउंड 120 लेबर आवर वर्क इन अ ईयर। एससी यूज हाई लो मेथड टू एनालाइज ओवरहेड, तो लर्निंग रेट हमारे पास -0.074 आ गया। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल ओवरहेड दैट इट कैन बी यूज अ बिड फॉर द न्यू अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बताएं कितनी बिड प्राइस हम कोट करें कि हम इतने में आपका सारा का सारा क्या करेंगे, किचन फिटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आज ये टोटल कॉस्ट में सिर्फ मेरे पास लेबर कॉस्ट होगी प्लस एफ ओ एच कॉस्ट होगी। एफ ओ एच सिर्फ दो कॉस्ट होंगी बस। क्यों? क्योंकि मैं ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, चलें आ जाएंगे। तो इस में सिर्फ हमने सिर्फ लर्निंग रेट, लर्निंग के लेबर आवर कैलकुलेट करना और बाकी सारा काम हमारा आसान है। अच्छा जी, तो ये हमारा जो पहला फर्स्ट किचन है वो 24 आवर में बनता है, ये हमारा ए आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लर्निंग कर्व लगा देंगे। लर्निंग कर्व हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे हम लर्निंग कर्व लगाएंगे, जैसा ठीक है, जैसे हम लर्निंग कर्व लगाएंगे तो 200 पे हमें पता, हमने लर्निंग कर्व स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, 20th चाहिए, 20th किचन। ये 20th किचन देखना कि कितने टाइम में बनता है एवरेज। तो 20th किचन के लिए 200 में से 199 माइनस कर देंगे। तो ए हमारा कितना है, ए हमारा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, आप बेशक ये देख लीजिएगा। ए हमारा कितना है 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना है 199 टू रेज पावर -0.074 मल्टीप्लाई बाय 199 करूँगा। ठीक है, तो ये 199 का टोटल आवर्स आ जाएंगे 3228.12 आवर्स आ जाएंगे, ये 199 किचन के। और इस तरह अगर 200 किचन की बात करें तो पहला किचन बनता है 24 मल्टीप्लाई बाई 200 टू रेस पावर -0.074 मल्टीप्लाई 200 करें, ये बनता है 3243.13 आवर, ये बनता है। तो क्या करेंगे, 199 में से 200 माइनस करेंगे, यानी कि इसको इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टाइम बचता है 15.01 आवर बनते हैं। यानी कि पहले जो 200 जो किचन है वो बनेंगे, 200 का टाइम कितना था, ये 200 टाइम ये था 324313, ये आ जाएगा। और फिर हर हर 200th किचन एवरेज टाइम 15.10 मल्टीप्लाई 400 करेंगे तो रिमेनिंग 400 का ये आंसर आ जाएगा और टोटल आवर आ जाएंगे हमारे पास 9247 आवर ये आ जाएंगे। ठीक है, बस ये मुझे चाहिए था, बाकी सवाल खत्म हो गया। 9247, तो लेबर कॉस्ट में क्या आ जाएगा 9247 और 15 उनका रेट था, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड में क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर है तो आवर्स तो ये रहेंगे, तो यहाँ से हम वेरिएबल और फिक्स का OAR कैलकुलेट कर लेंगे हाईलो मेथड से। तो यहाँ पे हम हाईलो मेथड लगा लेंगे। हाईलो मेथड लगाने के लिए
तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देख लिया हाई कॉस्ट लो कॉस्ट, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हाई और लो दोनों कैलकुलेट कर लिए, दोनों का आवर्स का डिस्टेंस आ गया, कॉस्ट का डिस्टेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। तो 32 डिवाइड बाई 400 किया, 3200 डिवाइड बाई 400 किया, ये हमारे पास वेरिएबल आ गया 8 पर आवर। ये 8 पर आवर वेरिएबल आ गया। इस 8 पर आवर को हमने यहाँ पे रखा, तो इसको इसे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास 73976 आ गया। अब फिक्स OAR चाहिए। अब यहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, अगर हम हाई वाली कंसिडर करें 116800, ये टोटल कॉस्ट आ गई 116800। और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गई 8 पर यूनिट पर आवर वेरिएबल कॉस्ट थी, और हाई यूनिट 9600 थे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और फिक्स कॉस्ट यहाँ से बैलेंसिंग आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट यहाँ से बैलेंसिंग हमारे पास आ जाएगी 40,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ। ये 40,000 पर मंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, ये 40,000 पर मंथ हमारे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट पर मंथ है। अब यहाँ पर सवाल में उसने कहा HS नॉर्मली वर्क अराउंड 120 लेबर आवर इन अ ईयर। इसका मतलब टोटल 120 आवर्स हैं। इसका मतलब अगर मैंने फिक्स OAR कैलकुलेट करना है, फिक्स OAR कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेस। तो बजटेड बेस 120 आवर है, तो फिक्स आ गया $4 पर आवर, ₹4 पर आवर कर लीजिएगा, डिनोमिनेशन चेंज कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो वेरिएबल आ गया 8 और फिक्स आ गया 4, तो बस सवाल खत्म। ये फिक्स आ गया 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया लेबर, ये आ गया वेरिएबल ओवरहेड, ये आ गया फिक्स ओवरहेड, सारों को ऐड किया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन जी, ये था क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में ओवरहेड वाला सवाल था और ABC वाला सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट मैं ज़रा पहले रिक्वायरमेंट के ऊपर जा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट में चेक करें, कैलकुलेट कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस। कहता कॉस्ट और प्राइस कैलकुलेट कर दें ऑफ LC एंड EX यूजिंग लेबर आवर, लेबर आवर की बेस के ऊपर टू एब्जॉर्ब ओवरहेड। इसका मतलब हमने ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। कहता फिर यही हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब कैलकुलेट कर दें, यानी कि ओवरहेड कैलकुलेट कर दें। पहला वाला ये है ओवरहेड कैलकुलेट कर दें लेबर आवर की बेस के ऊपर, यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। और दूसरा ओवरहेड कैलकुलेट कर दें यूजिंग ABC, यानी कि लेसेंटली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मॉडल से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ओवरहेड की कैलकुलेशन करनी है नंबर 1 लेबर आवर की बेस के ऊपर, फिर ओवरहेड की कैलकुलेशन करनी है यूजिंग द ABC। पहला वाला बड़ा आसान है जी, तो फर्स्ट वाले को ज़रा इजी से कर लेते हैं। अब सारा सवाल पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बात समझ आ जाए। और क्योंकि मुझे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट भी और प्राइस भी। तो प्राइस मीन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट भी मुझे कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, Easy Home is a building business that provide a range of building services to the public. Easy Home services provide करता है। Recently, they have been asked for quote for lawn conversion. Lawn conversion करवानी है, extension to properties, एक दो कमरे साथ बनवाने हैं, लॉन जो है उसको एक्सटेंड करना है, या हमने एक दो कमरे साथ बनवाने हैं, प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना है। एंड हैव फाउंड दैट दे आर विनिंग फ्यूअर GC कॉन्ट्रैक्ट देन एक्सपेक्टेड। ये असल में एंड हैव फाउंड दैट दे आर विनिंग फ्यूअर GC कॉन्ट्रैक्ट देन एक्सपेक्टेड। कहता है ये हमने ये देखा कि वो GC कॉन्ट्रैक्ट हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई बात बिल्कुल से इग्नोर ही मारे। हमने दो चीज़ों का कोटेशन लेनी, एक ये कि भाई अगर हम लॉन कन्वर्जन करवाएं तो बताएं कितने पैसे चार्ज करेंगे, कितना खर्चा हमारा इसके ऊपर आएगा, और अगर हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करें तो प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करने के ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा, ठीक है। EH हैज़ अ पॉलिसी टू प्राइस ऑल जॉब। EH ईजी होम की पॉलिसी ये है, वो जो बजट बनाती है ना, वो कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि जितनी कॉस्ट है ना उसका 50% प्रॉफिट रखकर आगे कोट करती है। ओवरहेड आर करंटली एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर, ये तो हमने सवाल में पढ़ लिया था। EH think that switch to activity based to absorb overhead will reduce the cost associated to LC and hence make them more competitive.
उन्होंने कहा EH ने सोचा कि अगर हम ABC मेथड को यूज़ कर लें तो जो लॉन कन्वर्जन है वो हमें ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास जो फॉलोइंग डेटा है वो ओवरहेड में हमारे पास सुपरवाइजर है, प्लानर है, प्रॉपर्टी रिलेटेड 3 खर्चे ओवरहेड्स के आ रहे हैं, ड्राइवर्स उनके आगे और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ पर ईयर्स आगे। अ टिपिकल LC कॉस्ट 3500 मटेरियल लगेगा और 300 लेबर आवर लगेगी कंप्लीट करने के लिए। LC रिक्वायर ओनली 1 विजिट बाय सुपरवाइजर, सुपरवाइजर 1 विजिट करेगा एंड नीड ओनली 1 प्लानिंग डॉक्यूमेंट और 1 प्लानिंग डॉक्यूमेंट लगेगा LC के लिए। EX के लिए 8000 का मटेरियल लगेगा और 500 आवर्स में वो कंप्लीट होगा और EX को 6 विजिट करने पड़ेंगे, यानी कि EX में हम 6 विजिट करेंगे और 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट उसके लगेंगे। ठीक है, ये हमें जो ड्राइवर्स हैं हमारी, ये जैसे कितनी साइट्स हैं 500 पर ईयर है, तो जब हम LC को देखेंगे तो LC में 1 विजिट काफ़ी रहेगा और 1 प्लानिंग डॉक्यूमेंट काफ़ी रहेगा, जबकि EX में 6 विजिट करने पड़ेंगे और 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, फिर EX हमारा के सारा ओवरहेड का खर्चा पूरा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। इन ऑल केसेस लेबर इज पेड ₹15 पर आवर। इन सारे केसेस में, इन सारे मामलात में जो लेबर हमसे पैसे लेगी वो ₹15 पर आवर लेगी। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले इसको ओवरहेड से करते हैं, फिर ABC से करते हैं। ओवरहेड वाला ज़रा आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा ज़रा। अच्छा जी, कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस फॉर GC नहीं है, ये LC है। ठीक है, ये इसको मैंने LC कहा हुआ है, ये इसको भी LC कर ली, LC है। एंड इल लॉन कन्वर्जन और प्रॉपर्टी एक्सटेंशन। ठीक है, यूजिंग लेबर आवर। सबसे पहले मटेरियल लगेगा, LC में मटेरियल 3500 पे लगेगा और EX के ऊपर 8000 का लगेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। LC के ऊपर 3000 का और जबकि EX के ऊपर 8000 का मटेरियल लगेगा, तो ये मेरे पास 3000 और ये 8000 आ गया। ठीक है, लेबर आवर कितने में लगने हैं? लेबर आवर LC को 300 लेबर आवर में वो कम हो जाएगा और EX कितना लगेगा 500, तो ये आ जाएगा 300 लेबर आवर और ये आ जाएगा 500 लेबर आवर में। ठीक है, एक लेबर आवर कितने पैसे लेती है? सवाल में क्वेश्चन में गिवन था, रेट गिवन था ₹15 और यहाँ पर आ जाएगा ₹15। ठीक है, ये रुपीज़, ये इसको चेंज कर लेंगे डॉलर को, तो ये 4500 बन गया लेबर और ये 7500 बन गया लेबर। है जी। अब रह गया आसान ओवरहेड वाला। लेबर तो 300 घंटे लगने हैं, लेबर तो इसमें 500 लगने हैं। अब OAR कैसे आएगा? इसके लिए वर्किंग वन बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? वर्किंग वन बना लेते हैं। वर्किंग वन में हमने ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग लेबर आवर, लेबर आवर की बेस के ऊपर। ठीक है, अब लेबर आवर की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे? लेबर आवर की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे? OAR कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास टोटल ओवरहेड कितने हैं? 90, 70, 240। टोटल ओवरहेड आ गए 4 लाख। 4 लाख ये आ गया और ऑन द बेसिस ऑफ जब हमने ट्रेडिशनल मेथड से जाना है तो हमने ओवरहेड कैलकुलेशन करनी है लेबर आवर की बेस के ऊपर। तो टोटल ओवरहेड कितने? 4 लाख और लेबर आवर कितने? 40,000। तो 4 लाख को 40,000 से डिवाइड करूंगा तो 10 आंसर आ जाएगा। तो ₹10 जो है ये मेरे पास OAR आ जाएगा, सिंपल। तो क्या करूँगा? 4 लाख टोटल ओवरहेड है और 40,000 लेबर आवर की बेसिस के ऊपर डिवाइड करूँगा तो ₹10 जो है ये मेरे पास OAR पर आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 300 मल्टीप्लाई 10, 3000 ये आ जाएगा और 5000 ये आ जाएगा। तो 3500, 4500 और 3000 तीनों को यहाँ पे जमा किया ऐसे करके तो मेरे पास आ गया 11,000। डन जी। इस तरह 8,000 को, 7500 को, 5000 को, यहाँ पे तीनों को मैंने ऐसे ऐड कर दिया तो टोटल बन गया 20,500। ये 20,500 टोटल कॉस्ट है। अब क्या करनी है? प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट कितनी? 11,000 और 50% का प्रॉफिट रखना है तो कॉस्ट में 1.5 50% प्रॉफिट ऐड करूँगा तो ये सेलिंग प्राइस 16,500 हो जाएगी। और इस तरह 2500 में ये करूँगा तो ये मेरे पास हमारे पास 30750 ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये तो ABC ओवरहेड से, ट्रेडिशनल ओवरहेड से आंसर आ गया। अब इसी को करना है किससे? ABC से। तो उसमें पहली वाली दो कैलकुलेशन तो सेम है। मटेरियल 3500, 8000, तो मटेरियल 3500 होगा, इधर भी 8000 होगा। क्लियर?
लेबर आवर 4500 लगे 7500, इधर भी 4500 लगेंगे 7500 लगेंगे, क्योंकि मटेरियल और लेबर बेशक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड हो बेशक एबीसी मेथड हो, मटेरियल और लेबर की कैलकुलेशन तो अपने अकॉर्डिंग आएगी, उनका तो ओवरहेड से ताल्लुक ही नहीं है, वो तो ओवरहेड में नहीं आएंगे। तो ओवरहेड में अब जो आएंगे वो ये आएंगे, नंबर 1 सुपरवाइजर, प्लानर और प्रॉपर्टी रिलेटेड। अब इनको हमने करना है एबीसी से। जब इनको मैंने ओवरहेड से किया तो 4 लाख को 40,000 से डिवाइड करके 10 महीने ओआर निकाल लिया, लेकिन एबीसी ऐसे नहीं हो गई। एबीसी कहता है एक्टिविटी वाइज चलो। अब पहली एक्टिविटी क्या है, देखें सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर 90,000 खर्च हुआ और पर ईयर नंबर ऑफ एक्टिविटीज पर ईयर 500 थे, तो 90,000 को 500 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। फिर एलसी के लिए कितने सुपरवाइजर चाहिए होते हैं, 1 साइट विजिट बाय सुपरवाइजर, 1 साइट विजिट यानी कि एक विजिट काफ़ी रहेगा, जबकि ईएक्स के लिए 6 विजिट करने पड़ेंगे, तो ये 1:6 चल रही है, 1:6 चल रही है, ठीक है। तो क्या करूंगा, 90,000 डिवाइड बाय 500 करूंगा तो ये बन गया 180, ये आ गया 1। लेकिन जब ये जीसी नहीं है, ये एलसी है, जब मैं ईएक्स के लिए करूंगा तो 180 1 विजिट है, यहाँ पे 6 विजिट चल रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 1080 का आंसर आएगा, ये ऐसे आएगा। प्लानर में 70,000 डिवाइडेड बाई 250 करूंगा, ये 1 प्लानर आ गया, ये 1 प्लानर आ गया। एलसी को 1 प्लानिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, जबकि ईएक्स को 5 चाहिए, तो क्या करूंगा, 70 को 250 से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लानिंग आ गया, 70 को 250 से डिवाइड करते 1 प्लानिंग आ गया, जबकि ईएक्स को 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो ये 1400 आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड पर आ जाए। अच्छा जी, प्रॉपर्टी रिलेटेड में हमारे पास एनुअल ओवरहेड 240 हैं और लेबर आवर हमारे पास कितने हैं, 40,000 है। तो क्या करेंगे, 240 डिवाइड बाई 40,000 आवर करेंगे तो ये 1 आवर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। और एलसी में कितने लेबर आवर चाहिए, ये ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 300, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे लेबर आवर 500 चाहिए, तो यहाँ से 500 को ये मल्टीप्लाई करवा देंगे ऐसे करके, तो ये 1 आवर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो ये 500 का आंसर आएगा 3000। तो सारे खर्चों को ऐड करेंगे, 3500 को 4500 को 180 280 18, तो सारों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10260, और 10260 को 1.5 से, क्योंकि कॉस्ट में 50% प्रॉफिट ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 15390 इधर आ जाएगा, और 31470 इधर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेशक ये दोनों कैलकुलेशन में आपको डायरेक्ट करवा दिए, तो बेशक एक्स्ट्रा आप ना करें, इसकी खैर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एबीसी कॉस्टिंग थी और ओवरहेड थी, ठीक है। इसको ज़रा जल्दी से देख लें, 6 7 8 9, बस फिर 3 हमारे सवाल और रह गए, फिर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। इसको ज़रा देख लें, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर ज़रा मूव करते हैं, ठीक है। पॉज कर दो, ज़रा पॉज कर दो। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले, फिर क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मंथली नेट प्रॉफिट ऑफ वीएमएल, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, assuming that a company allocates its available resources in most profitable manner and outsource the remaining component। इसका मतलब कुछ रिसोर्सेज इंटरनली इस्तेमाल करने हैं और जो इंटरनली पॉसिबल ना हुए उनको हम बाहर से आउटसोर्स करके मैनेज करेंगे, और हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का सवाल है, लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, जिसमें आउटसोर्सिंग साथ ऐड की गई है, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग है। VML मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी एक्सपेक्ट 4000 स्कूटर पर मंथ, 4000 स्कूटर हमने बेचने हैं, सेलिंग प्राइस एक स्कूटर 28,000 का होगा। स्कूटर तब बनेगा जब उसके अंदर 3 कंपोनेंट पूरे होंगे, बैटरी पैक, कंट्रोलर यूनिट, डिस्प्ले कंसोल। मटीरियल, स्किल, लेबर, मशीन आवर, आउटसोर्सिंग सब कुछ गिवन कर दिया। स्किल
लेबर इज पेड 1000 पर आवर। वेरिएबल प्रोडक्शन मशीन आवर की बेस के ऊपर है। VML हैज़ 8800 स्किल लेबर आवर एंड 6500 मशीन आवर अवेलेबल फॉर ईच मंथ। हर मंथ इतने रिसोर्स अवेलेबल है। ये आपके माइंड में बेल बजाएगा कि कहीं लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं आ गया। चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग फैक्टर क्या लेबर की वजह से है या मशीन आवर की बेसिस के ऊपर। Each component purchased from outside supplier must be inspected at cost of 200 पर कंपोनेंट। जो मैं कंपोनेंट बाहर से खरीदूंगा उसकी ये परचेज प्राइस तो दूंगा, उसके साथ साथ ये 200 रुपये पर कंपोनेंट भी पे करूंगा इंस्पेक्शन कॉस्ट, कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं क्या वो क्वालिटी वाइज हैं या नहीं है। अंडर द टर्म ऑफ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन VML मस्ट मैन्युफैक्चर एटलीस्ट 1000 कंट्रोलर यूनिट। यानी कि इसकी बात कर रहा है, इस कंट्रोलर यूनिट की बात कर रहा है, यानी कि 1000 कंट्रोलर यूनिट तो हर हाल में बनेंगे। ये वादा है, ये रैंकिंग में नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये 1000 कंट्रोलर बनाऊंगा, यानी कि सबसे पहले तो ये बनाऊंगा, उसके बाद रैंकिंग करूंगा। पैकिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट 600 पर स्कूटर है। मंथली फिक्स कॉस्ट 16 मिलियन, जो कि चेंज नहीं होनी, फिक्स कॉस्ट है। VML कैन परचेज एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। वो जो भी चाहे बाहर से खरीद सकता है, सब अवेलेबल है। ठीक है जी। सबसे पहले वेरीफाई करूंगा इनमें से लिमिटिंग फैक्टर क्या, स्किल आवर या मशीन आवर। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्किल लेबर आवर रिक्वायर्ड 4000 स्कूटर के लिए। ठीक है। अच्छा जी, एक स्कूटर बनाने के लिए कितना वक्त चाहिए? आपको पता है एक स्कूटर बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें चाहिए। और कितना टाइम लगता है? 1.5 इस पर लगेगा, 1 इधर लगेगा, 0.5 इधर लगेगा। तीनों को ऐड कर लेंगे, 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5, ये हमारे पास आ जाएंगे ये वाले 3 आवर पर स्कूटर। यानी कि एक स्कूटर 3 घंटे में बनता है। तो अगर 4000 बनाने हो तो 12000 रिक्वायर्ड है। तो अवेलेबल कितने मेरे पास? सिर्फ 8800। तो 12000 की ज़रूरत है, 8800 अवेलेबल है, तो 3200 शॉर्टेज है। इसका मतलब ये मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन मैं मशीन को भी चेक करूँगा, हो सकता है 2 लिमिटिंग फैक्टर हो, तो 2 लिमिटिंग फैक्टर का सवाल भी हमने क्लास में हल किया होगा। मशीन में देखते हैं क्या सूरत हाल है। मशीन के लिए 0.5 प्लस 0.75 प्लस 2.5 करेंगे तो बन जाएगा 1.5 सॉरी, ये 1.5 बन जाएगा। ये 1.5 मशीन आवर है। तो 4000 स्कूटर बनाने हैं, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4000 करूँगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4000 करूँगा, तो मशीन आवर कितने रिक्वायर्ड हैं? 6000। अवेलेबल कितने? 6500। इसका मतलब 6000 चाहिए, अवेलेबल 6500 है, 500 का सरप्लस है। तो ठीक है, अच्छी बात है, मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर है। अब मैं क्या करूँगा, अपना कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक पहुँचूँगा। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के लिए तो मुझे सबसे पहले सेलिंग प्राइस से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं सेलिंग प्राइस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और अगर आप कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट यानी कि इंटरनल कॉस्ट और आउटसोर्सिंग कॉस्ट को, इन दोनों को नेट करके चलना चाहें वो भी कर सकते हैं। दोनों सूरत हाल अवेलेबल है, दोनों पॉसिबिलिटी सही हैं। मटेरियल कितना लग रहा है? 800, कंट्रोलर पर 3500 और कंसोल पर 1200। ये आ गया हमारे पास 800, 3500, 1200, ये हमारे पास मटेरियल आ गया। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है? डायरेक्ट लेबर, स्किल लेबर लेती है 1 घंटे के 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई 1.5, फिर 1 से करूँगा, फिर 0.5 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 1000 मल्टीप्लाई 1.5, पहले के लिए, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 0.5, ये 1500, 1000 और 500 आ जाएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड उसने कहा था मशीन आवर की बेस के, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड उसने कहा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड उसने कहा 800 मशीन आवर है, पर मशीन आवर ये 0.5, 0.75, 0.25 है। तो क्या किया, 800 मल्टीप्लाई 0.5 किया तो 400 आ गया, 800 मल्टीप्लाई 0.75 किया 600 आ गया, 800 मल्टीप्लाई 0.25 ये 200 आ गया। तो मटीरियल लेबर एफओएच, मटीरियल लेबर एफओएच तीनों को ऐड किया 990 आ गया, मटीरियल लेबर एफओएच तीनों को ऐड किया 5100 आ गया, और यहाँ पे तीनों को ऐड किए हमारे पास 1900 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी,
यहाँ पर आ जाओ। ये तो थी हमारे पास इन हाउस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम घर में चीज़ें बनाएं तो 990 का बैटरी पैक बनता है, 5100 का कंट्रोलर यूनिट बनता है और डिस्प्ले कंसोल 5100 का बनता है, 1900 का बनता है। अगर ये सब कुछ मैं आउटसोर्स करूँ तो मार्केट से आउटसोर्स करने में बैटरी पैक 12600, 6100 और 2500 प्लस इसके अंदर 200 का इंस्पेक्शन कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पर आ जाए 12600 में से 200 ऐड करें, इसमें ये 200 ऐड करें, इसमें ये 200 ऐड करें। इसका मतलब अगर मैं टोटल परचेज कॉस्ट की बात करूं तो ये बनती है मेरे पास 12800, 6300, 2700। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो हम एक्सेस कंट्रीब्यूशन से चल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ घर में चीज़ें बनाऊं तो 9900 की बनेगी, बाहर से खरीदूं तो 12800 की पड़ेगी। तो इसका मतलब है अगर मैं घर में बनाऊं तो कितना फ़ायदा होगा, सो दैट्स अ एक्सेस कंट्रीब्यूशन आएगा आपका पास, ठीक है, या सेविंग फ्रॉम इन हाउस प्रोडक्शन घर में, या ये कंट्रीब्यूशन बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो अगर कंट्रीब्यूशन बेनिफिट होगा तो कितने का होगा, 990 में से माइनस करें, इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 2900 का बेनिफिट होगा। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1200 का बेनिफिट होगा, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 800 का बेनिफिट होगा। ये आ गया एक्सेस कंट्रीब्यूशन। ये सब पर यूनिट चल रहा है, सब पर यूनिट चल रहा है। ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, पर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए था, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर चाहिए था। तो लिमिटिंग फैक्टर मेरा लेबर है, तो क्या करेंगे, इसको लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2900 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, 1200 को डिवाइड कर देंगे 1 से, बल्कि कैसे कर लेते हैं, 2900 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, क्योंकि बैटरी पैक एक यूनिट 1.5 घंटे में बनता है। ये यहाँ पे गिवन है, ये 1.5 घंटा, 1.5 इधर है, 1 इधर है, 0.5 इधर, ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो 1 से डिवाइड कर देंगे इसको, और इसको डिवाइड कर देंगे 800 को डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो ये जो आंसर आएगा, सो दैट्स आ कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। और ये हम एक्सेस कंट्रीब्यूशन के रूट से हैं, एक्सेस कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई। तो नंबर 1 पे कौन जीता, बैटरी पैक, दूसरे पे डिस्प्ले कंसोल बनेगा, तीसरे पे कंट्रोलर बनेगा। ये हमने रैंकिंग कर ली। रैंकिंग करने के बाद आपको पता ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में हमारे पास टोटल स्किल आवर कितने अवेलेबल है, बैलेंस कितना है, टोटल 8800, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 8800, ये हमने यहाँ से लिख लिया। सबसे पहले वादा पूरा करूँगा, वादा कंपल्सरी कंट्रोलर बनाने थे 1000, तो 1000 कंट्रोलर बनाऊंगा। और एक कंट्रोलर कितने आवर में बनता है, 1 आवर में, और 1000 कंट्रोलर बनाने तो 1000 आवर्स लगेंगे। तो ये लेबर आवर एक कंट्रोलर में 1 घंटा लगेगा, तो 1000 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो ये 1000 लगेंगे। तो 8800 में से अगर 1000 माइनस कर दूँ 7800 बैलेंस बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली बारी किसकी आई, बैटरी पैक। तो मैंने 4000 स्कूटर बनाने, तो 4000 बैटरी पैक चाहिए होंगी, तो मुझे 4000 बैटरी पैक बनाने होंगे। एक बैटरी पैक बनता है 1.5 में, तो 4000 मल्टीप्लाई 1.5 करूँगा तो ये 6000 आवर्स आ जाएंगे। तो 7800 में 6000 माइनस करूँगा तो 1800 मेरे पास आवर्स बच जाएंगे। अब 1800 आवर में पूरा के पूरा 4000 डिस्प्ले तो नहीं बनेगा, तो देखेंगे कितने डिस्प्ले बन सकते हैं। तो 8000 है हमारे पास, 1800 आवर वही सारे इस्तेमाल करूँगा, तो 1800 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये बैलेंसिंग 3600 निकलेगा, ये बैलेंस निकलेगा ऐसे हमारे पास, ठीक है, ये बैलेंस ही निकलेगा, यानी कि ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन मार्क होगा, ये ऐसे आएगा ना आंसर। 1800 डिवाइडेड बाय 0.5 करूँगा, ये 3600 निकलेंगे। इसका मतलब 3600 यूनिट बनेंगे से डिस्प्ले के। इसका मतलब ये है, अब शॉर्टेज कैलकुलेट करें। शॉर्टेज देखें, कंट्रोलर 1000 बने, कंट्रोलर, अब लॉजिक यूज़ कर लें, कंट्रोलर 1000 बने, 3000 और चाहिए, तो जो 3000 और होंगे वो मैं क्या करूँगा, बाहर से क्या कर लूँगा, आउटसोर्स कर लूँगा, ठीक है। तो कंट्रोलर कितने यूनिट्स आउटसोर्स करेंगे, 3000, क्योंकि 1000 तो बना लिए। बैटरी पैक 4000 बनाने से 4000 बन गए, तो बैटरी पैक को तो नहीं बाहर से मंगाऊंगा।
डिस्प्ले 3600 तो बना लिए, 400 बाहर से खरीद लूँगा, ये 400 बाहर से, तो डायरेक्ट आप ये कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ये कर लें, वरना टोटल रिक्वायर्ड और यूनिट प्रोड्यूस इंटरनली इस तरह से भी करके इसको इसमें से माइनस करें तो आउटसाइड, यानी कि बैटरी पैक 4000 है, 4000 बना लिए नील, कंट्रोलर यूनिट 4000 बनाने, मैंने कितने बनाए 1000, तो 4000 में से 1000 माइनस किए 3600, फिर डिस्प्ले कंसोल 4000 बनाने, मैंने कितने बनाए 3600, तो ये मेरे पास 400 आउटसोर्स, इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए प्रॉफिट्स पे। 4000 स्कूटर है, एक स्कूटर 28000 का बेचूंगा, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब आ जाए कॉस्ट के ऊपर, अब कॉस्ट में इंटरनल कॉस्ट आएगी और आउटसोर्स कॉस्ट आएगी। सबसे पहले इंटरनल कॉस्ट लिखते हैं। इंटरनल कॉस्ट में देखें क्या क्या आएगा, कंट्रोलर 1000 का, बैटरी पैक 4000 का और डिस्प्ले कंसोल 3600 का, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया मेरे पास, सबसे पहले बैटरी पैक 4000 का, कंट्रोलर 1000 का और डिस्प्ले कंसोल ये 3600 का, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट 990, बैटरी पैक का, कंट्रोलर का 51 और डिस्प्ले का 1900, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया, ये 900, कंट्रोलर 5100 और डिस्प्ले ये तीन हमारे पास इंटरनल आ गए। और एक्सटर्नल में हमारे पास आ गया 3000 का कंट्रोलर, ये 3000 कंट्रोलर है और ये 6100 का मिलेगा, कंट्रोलर 6100 यहाँ पे गिवन है। कंट्रोलर आउटसोर्स ये 6100 का, ठीक है। और आउटसोर्स 2500 का, आउटसोर्स करें तो ये डिस्प्ले जो आउटसोर्स करें तो 2500 का मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3000 कंट्रोलर आ गया और 400 डिस्प्ले कॉस्ट आ गई, तो ये हमारे पास इंटरनल कॉस्ट आ गई 1 2 3, ये 3 इंटरनल कॉस्ट आ गई और ये 2 हमारे पास आ गई आउटसोर्स कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने इंस्पेक्शन भी करनी है, तो इंस्पेक्शन के लिए 3400 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हमारे पास इंस्पेक्शन कॉस्ट आ गई। एक तरीका ये है कि आप 3000 को 6100 से मल्टीप्लाई ना करवाएं, 6100 की बजाय आप 6300 से कर लें, तो 200 ऑलरेडी आ जाएगा इंस्पेक्शन का, और यहाँ पे आप 1900 ना लें बल्कि 2700 ले लें, तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, फिर 200 को सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद पैकेजिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट 4000 स्कूटर थे और डिलीवरी कॉस्ट 600 उसने हमें गिवन किया था क्वेश्चन में, ये 600 गिवन था। डन जी, ये हमारे पास आ गई सारे से वेरिएबल कॉस्ट, और 16 मिलियन एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आ गई, तो माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, और 16 मिलियन हमारे एक फिक्स कॉस्ट है, और ये 22080 रुपीज़ इन 1000 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, हो सकता था। पेपर थोड़ा सा लेंथी था, बस इसमें ये था कि आप किसी तरीके से 50% से ऊपर गिर जाएँ, कि अगर पेपर लेंथी हो तो आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो क्या 50% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जी, देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास वेरिएंस का सवाल था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस का सवाल था, जिसमें रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स बैक कैलकुलेशन आपको करनी पड़नी थी। क्वेश्चन में आपको बजटेड प्रोडक्शन यूनिट, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी, एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल लेबर ऑफ वर्क और एक्चुअल वेज रेट पर आवर ही कैलकुलेट करना था। 12 नंबर का सवाल था और ये हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। फेवरेबल वेरिएंसेस गिवन है हमारे पास और एडवर्स वेरिएंसेस गिवन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का दोनों का डेटा गिवन है। सवाल स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली पार्ट ए लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला को एक्सपेंड करूंगा और जो मिसिंग वैल्यू होगी उसको फिलअप करूंगा। सबसे पहले बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट, तो सबसे पहले ये लिखूंगा, तो पार्ट ए में चलते हैं जी। पार्ट ए में बजटेड प्रोडक्शन, तो बजटेड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में हमारे पास सवाल में आ जाए, नोवा अप्लायंसेज लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ सिंगल मॉडल ऑफ पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर नोन एज प्योरगो। प्योरगो हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। द कंपनी ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्ब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर बेस। जो हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट है।
बजटेड प्रॉफिट गिवन है, फेवरेबल वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, एफिशिएंसी है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आ गया, सेल प्राइस वेरिएंस आ गया। एडवर्स वेरिएंस में मटेरियल प्राइस है, यूजेज है, लेबर आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड मटेरियल आ गया, एक्चुअल मटेरियल आ गया, स्टैंडर्ड लेबर आ गया, स्टैंडर्ड वेज आ गया, एक्चुअल वेज, ये हमारे पास आ गया। डन। अच्छा जी, अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाएं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल में स्टैंडर्ड मटेरियल हमारे पास ये स्टैंडर्ड मटेरियल हमारे पास है 5.5। ये स्टैंडर्ड मटेरियल लगा 5.5 का, उसके कितने केजीज हैं कोई इतना पता नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड में कौन है, स्टैंडर्ड मटेरियल आ गया, स्टैंडर्ड लेबर आ गया। स्टैंडर्ड लेबर जो है वो 8 घंटे हैं, तो स्टैंडर्ड लेबर हमारे पास ये 8 आवर्स आ गए। स्टैंडर्ड वेज रेट कितना है 7.5, ये साथ 7.5 उसका वेज रेट आ गया, ठीक है। डायरेक्ट लेबर के लिए यही है, और उससे ऊपर कहा जो ओवरहेड्स है, फिक्स ओवरहेड, वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर है, तो फिक्स ओवरहेड भी 8 आवर पर यूनिट होंगे, और उनका रेट देखते हैं क्या है, क्योंकि वो भी लेबर कॉस्ट के ऊपर है, तो उनका रेट भी हम 7.5 वही एज्यूम करेंगे, उनका रेट भी यही है। सबसे पहले कैलकुलेशन में बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट चाहिए, बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट चाहिए, तो बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट का फॉर्मूला ये है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला लगाऊंगा। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारे पास फाइंड होगा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। अगर मैं बजटेड ओवरहेड में से, अगर मैं ये जो मैंने एस आर इंटू बी एच लिखा है, दैट इज द बजटेड ओवरहेड। अगर बजटेड ओवरहेड में से एक्चुअल फिक्स ओवरहेड माइनस कर दूं तो ये फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरे पास बन जाता है। ये फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरे पास बन जाता है। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस देखते हैं हमारे पास कितना सवाल में। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरे पास 12,000 है, और 12,000 एडवर्स है, इसका मतलब ये 12,000 नेगेटिव में, तो ये 12,000 मेरे पास नेगेटिव में आ गया, ये 12,000 नेगेटिव में आ गया। स्टैंडर्ड रेट मेरे पास गिवन है 7.5, ये स्टैंडर्ड रेट मेरे पास 7.5 आ गया, ये 7.5 आ गया, ठीक है। बजटेड आवर, बजटेड आवर, ये बजटेड आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बजटेड आवर ये ऐसे बनेगा, इसको जरा गौर से देखिएगा। बजटेड आवर ऐसे बनेगा 8 आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड यूनिट। ये बजटेड यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 8 आवर बजटेड आवर्स आ जाएंगे। तो बजटेड आवर का फॉर्मूला ये होगा कि 8 आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्रोडक्शन, ये बजटेड प्रोडक्शन यहाँ से आ जाएंगे, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमारे पास कितना है जी 360,000, तो ये एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 360,000 आ गया। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो बजटेड प्रोडक्शन हमारे पास 5800 आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा भी आप किसी और फॉर्मूले से जाना चाहें उससे भी आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बजटेड प्रोडक्शन पर नॉर्मली इसी फॉर्मूले से इजीली आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी मेरे पास आ गया एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल परचेज। एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल परचेज यानी कि वो ये पूछ रहा है, ये वाला इसके बारे में पूछ रहा है। एक्चुअल, सॉरी ये स्टैंडर्ड है ना, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल परचेज, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल परचेज के लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू टू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, और यही एक्चुअल क्वांटिटी परचेज जो है ये मैंने फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड प्राइस में कितना 5.5, ये 5.5 आ गया। एक्चुअल मटेरियल प्राइस देखते हैं कितनी है। एक्चुअल मटेरियल प्राइस ये एक्चुअल मटेरियल प्राइस 5.7 है, तो एक्चुअल मटेरियल प्राइस कितना आ गया 5.7, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस मेरे पास एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस पहले ही गिवन है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पर आ जाए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है जी 18,000 एडवर्स, तो ये 18,000 एडवर्स आ गया। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन था, एक्चुअल प्राइस गिवन था, और ये एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 90,000 का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है जी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, ये एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट फाइंड करना है चार्ली में। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट के लिए
हमने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लिया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 4200 अवेलेबल है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है 4200 का, ये 4200 का लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे पास आ गया। स्टैंडर्ड आवर आपको पता है कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बनाना पड़ता है। ये बनता है एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, और यही एक्चुअल यूनिट मुझे चाहिए। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट हमारे पास 8 है, तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 8 आ गया। ये एक्चुअल यूनिट, यही मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन होगा। जबकि मेरे पास एक्चुअल आवर हैं, जबकि एक्चुअल आवर मेरे पास हैं, वो मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे एक्चुअल आवर। अच्छा जी, एक्चुअल आवर यहाँ पर आ जाए। स्टैंडर्ड में अच्छा जी, एक्चुअल वेजेस किधर गया एक्चुअल आवर? अच्छा जी, एक्चुअल आवर हमारे पास नहीं है, एक्चुअल आवर हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल एक्चुअल आवर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लूँगा। एक्चुअल आवर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लूँगा, ये हमारे पास नहीं है अभी, यानी कि ये वाला जो अमाउंट लिखी हुई है ये भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस एक्चुअल आवर को ढूंढ कर लेकर आऊँगा। तो एक्चुअल आवर को ढूंढने के लिए हमने एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क इसका सहारा लिया, यानी कि लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया। लेबर रेट वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, ये हमारे पास यहाँ से एक्चुअल आवर आ जाएगा। ठीक है, या इसका फॉर्मूला इस तरह से ना लिखें, इस तरह सामने लिखा वैसे लिख लें। लेबर रेट वेरिएंस में रेट वेरी कर रहा है, तो जब रेट वेरी करेगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, और ये एक्चुअल आवर मुझे चाहिए। स्टैंडर्ड रेट कितना है 7.5, ये 7.5 आ गया, 7.5, ये 7.5 आ गया। लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा 9600 इज इक्वल स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा 7.5 माइनस एक्चुअल रेट चाहिए मुझे। अब एक्चुअल रेट क्वेश्चन में देखते हैं कि मेरे पास एक्चुअल रेट है या नहीं है। एक्चुअल वेजेस पेड नहीं, एक्चुअल रेट नहीं है, पर एक्चुअल वेजेस गिवन है। अगर एक्चुअल वेजेस गिवन है तो फिर माजरत के साथ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, माजरत के साथ फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये मेरे पास एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, ये एक्चुअल वेजेस आ जाएंगे, ये एक्चुअल वेजेस आ जाएंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 365 400। स्टैंडर्ड रेट 7.5 है, लेबर रेट वेरिएंस ये एक्चुअल आवर ये मेरे पास आ जाएगा 47440, ये 47440 है। इस 47440 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ये 6000 यूनिट यहाँ से आ जाएंगे। क्लियर? तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से एक्चुअल प्रोडक्शन आ गया, लेबर रेट वेरिएंस से एक्चुअल आवर आ गया हमारे पास। सी और डी ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास ये रह गया एक्चुअल वेज रेट पर आवर। तो बड़ा आसान है कि एक्चुअल वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। एक्चुअल वेजेस हमने अभी कैलकुलेट की थी, ये 365400, ये 365400 वो एक्चुअल वेजेस आ गए, और एक्चुअल आवर ये हमने कैलकुलेट किए थे 47440, डिवाइड करेंगे तो 7.7, ये हमारे पास एक्चुअल वेज रेट आ जाएगा। डन जी। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का सवाल है, और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट इनकम स्टेटमेंट के साथ पूछी गई थी। और सवाल में ये था प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज बजटेड इनकम स्टेटमेंट। जितनी प्रोडक्ट होंगी प्रोडक्ट वाइज बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये बता दें एडवाइस SARL कर दें वेदर बीटा शुड बी सोल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट और प्रोसेस फर्दर इनटू बीटा प्राइम। क्या बीटा को फर्दर प्रोसेस करके बीटा प्राइम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या बीटा को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बीटा की शक्ल में बेच देना चाहिए, या बीटा प्राइम करके बेचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। सुमित आर्गो रिफाइनरीज लिमिटेड प्रोसेसेस एग्रीकल्चर मटेरियल थ्रू प्रोसेस ए। द प्रोसेस प्रोड्यूस 3 जॉइंट प्रोडक्ट अल्फा बीटा गैमा 3 जॉइंट प्रोडक्ट आ गए, एंड बाय प्रोडक्ट हस्क
और बाय प्रोडक्ट हस्क आ गया। अल्फा गैमा आर सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ए, प्रोसेस ए कंप्लीट हो गया, अल्फा गैमा तो गेम से आउट हो गया, फ़ौरन बेच देना उनको। अल्फा रिक्वायर पैकेजिंग बिफोर सेल, अल्फा रिक्वायर पैकेजिंग बिफोर सेल, अल्फा को पैक करके बेचना है। वेयर एज गैमा इज सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, गैमा को भी फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बीटा इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी वेयर इट्स कन्वर्टेड इनटू बीटा प्राइम, हाँ बीटा को फर्दर प्रोसेस करके बीटा प्राइम बनाकर बेचूंगा। डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस से, प्रोसेस बी में कोई मटेरियल नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट प्रोसेस ए में 68 मिलियन है, प्रोसेस बी में 24 मिलियन है। कन्वर्जन कॉस्ट ए और बी में 8 मिलियन और 4 मिलियन है। एक्सपेक्टेड आउटपुट सेलिंग रेशियो हमारे पास अल्फा बीटा गैमा बाय प्रोडक्ट बीटा प्राइम, ये सारी उसने हमें आउटपुट और सेलिंग प्राइस हमें बता दी। नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस इन प्रोसेस ए 5% नॉर्मल लॉस होता है और लॉस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस होगा। ईच लीटर ऑफ नॉर्मल लॉस प्रोड्यूस 0.5 kg ऑफ वेस्ट, 1 लीटर 0.5 वेस्ट होगा और वो वेस्ट जो है वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकेगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ हस्क एंड नॉर्मल लॉस और ट्रीटेड रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट, ना भी लिखता तो पॉइंट पता है कि नॉर्मल लॉस की बाय प्रोडक्ट की कैलकुलेशन ट्रीटमेंट वैसे ही होती है जैसे हम नॉर्मल लॉस ही करते हैं। जॉइंट कॉस्ट और एलोकेटेड अमंग अल्फा बीटा गैमा अकॉर्डिंग टू एनआरवी, एनआरवी के ऊपर इनकी एलोकेशन होगी। अल्फा रिक्वायर पैकिंग और ₹50 पर लीटर बिफोर सेल, और ये बात पहले उसने बता दी थी कि अल्फा को पैक करके बेचना है। ऑल यूनिट ऑफ बीटा ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, नॉर्मल लॉस भी 10% होगा, उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। बीटा प्राइम रिक्वायर पैकिंग कॉस्ट, बीटा प्राइम भी पैक होकर बिकेगा। कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, देयर इज़ नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड, इसका मतलब नो ईपीयू, ना ईपीयू का मसला आया, ना फाइफो और एफको का मसला आया, ये कोई मसले नहीं है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। अब वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना वाजिब हो जाता है, ज़रूरी होता है, और अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो फिर फाइफो और एफको आ जाता है, और अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी लाजमी होता है। SARL has received an offer from external customer. SARL has received an offer from external customer to purchase the entire production of beta at split of 0.690 per liter. तो एक कस्टमर ने कहा सारा बीटा दे दो 690 पर लीटर का। ये प्रोसेस भी डिसकंटिन्यूड, ऑब्वियसली जब मैं 690 खरीद लूँगा तो फिर फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा, और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करूँगा तो प्रोसेस भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उससे क्या होगा, 75% फिक्स ओवरहेड वुड बी अवॉइडेड, यानी कि 75% फिक्स ओवरहेड मेरा बच जाएगा। अच्छी बात है, यानी कि अगर बीटा को बीटा बेच दूँ तो 690 रुपये मिलेंगे, साथ फिक्स ओवरहेड का 75% सेविंग हो जाएगी। लेकिन अगर बीटा को बीटा प्राइम बनाकर बेचता हूँ तो ये 75 वाली मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, फिर ये मुझे नहीं मिल पाएगा। क्या करना जी, प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बने प्रोडक्ट वाइज। तो प्रोडक्ट वाइज हमारे पास 3 आ गई, अल्फा और गैमा और बीटा प्राइम, अल्फा गैमा और बीटा प्राइम, ठीक है। और फिर बीटा को हम बेच सकते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, वो भी हमारी कैलकुलेशन में शामिल हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉर्मली हमारे पास 3 प्रोडक्ट अल्टीमेटली हमारे साथ रहेंगे, अल्फा पैक करके बेचना है, बीटा प्राइम प्रोसेस करने के बाद, और गैमा, ठीक है। अच्छा जी बीटा प्राइम और बीटा, यहाँ पर मैंने थोड़े से अर्ली लिख लिया, यहाँ पर बीटा आएगा या बीटा प्राइम आएगा, इसका फैसला वर्किंग के बाद होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बीटा प्राइम लिख लिया, मुझे नहीं करना चाहिए इसे, यहाँ पर बीटा भी आ सकता है, बीटा प्राइम भी आ सकता है, ये तो कैलकुलेशन के बाद बताएंगे, कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि बीटा बेहतर है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचना या बीटा प्राइम बेचना। तो यहाँ से अल्फा पता यहाँ पर आना है, गैमा पता यहाँ पर आना है, यहाँ पर या तो बीटा आएगा या तो बीटा प्राइम आएगा। ये इंशाल्लाह सवाल की ड्यूरेशन में आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे किसने आना है, ठीक है। जैसे सोल्यूशन में मैंने लिख दिया बीटा प्राइम आ रहा है तो पता चल रहा है बीटा प्राइम आ रहा है, तो रीज़न देखेंगे बीटा प्राइम क्यों आ रहा है, बीटा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलें जी आ जाए ज़रा, शाबाश। अब सवाल में मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग अंडर, और हर एक प्रोडक्ट की बनानी है,
और सवाल है जॉइंट प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले मुझे एलोकेशन और जॉइंट कॉस्ट करनी है एनआरवी की बेस के ऊपर कि हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा की जॉइंट कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। प्रोसेस ए में मेरे पास इनपुट 8000 लीटर था, 5% लॉस हो गया, तो गुड प्रोडक्शन 760 है हमारे पास। इस 760 में ये उसने आउटपुट रेशियो मुझे बताई है कि अल्फ़ा 40% बनेगा, बीटा 30, 25 और 5। ठीक है, तो 760 में अल्फ़ा बनेगा 304, बीटा बनेगा 228, गैमा बनेगा 190 और बाय प्रोडक्ट ये मेरे पास बाय प्रोडक्ट आ गया, ये बनेगा 38, टोटल बन जाएगा 760,000। वो ये 760,000 यहाँ पर आ गया। यहाँ तक मसला। प्रोसेस बी में बीटा ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस 2 में, तो बीटा कितना 280, 228, तो 228 ये होगा और इसमें 10% नुकसान होगा, तो बीटा प्राइम बनेंगे 205, बीटा बनेंगे 228, बीटा प्राइम बनेंगे 205। अब देखते हैं कि बीटा बेचना फ़ायदेमंद है या बीटा को बीटा प्राइम करके बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट पे चलते हैं। जॉइंट कॉस्ट में हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आ गया और इसके बाद कन्वर्जन आ गया, ये हमारे पास 180 की कॉस्ट आ गई। इसमें से हम क्या कर देंगे, नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे। बाय प्रोडक्ट कितना था हमारे पास यूनिट्स 38, और बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू बाय प्रोडक्ट 100, और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्या थी यार, नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू क्या है, हाँ नॉर्मल लॉस है 20 का, तो बाय प्रोडक्ट 100 का, नॉर्मल लॉस 20 का। यहाँ पर आ जाए कॉस्ट में आ जाए, तो डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन आ गया, बाय प्रोडक्ट 38 इंटू 100 आ गया, और नॉर्मल लॉस कितना आ गया हमारे पास 20 का आ गया। ठीक है, टोटल नॉर्मल लॉस कितना हुआ हमारे पास 40,000, तो 40,000 का नॉर्मल लॉस आ गया, 0.5 kg हो गया और ₹20 पर kg होगा, तो ये 0.4 मिलियन है। इसका मतलब नेट जॉइंट कॉस्ट बनी 175.8 मिलियन। ये नेट जॉइंट कॉस्ट है, इसको एलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। अब एनआरवी पर आ जाए। एनआरवी में 3 प्रोडक्ट हैं, अल्फा बीटा और गैमा। अच्छा, अल्फा के कितने यूनिट्स हैं 304, ये अल्फा की यूनिट्स आ गए 304। सेलिंग प्राइस ऑफ अल्फा की कितनी है, सवाल में गिवन है 700, और अल्फा पैक होकर बिकता है, तो इसकी पैकिंग कॉस्ट भी है। पैकिंग कॉस्ट अल्फा की किधर गई, ये अल्फा रिक्वायर 50, तो 50 पैकिंग कॉस्ट है, तो 700 माइनस 50 करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 700 माइनस 50 मल्टीप्लाई 304 किया, तो ये अल्फा की हमारे पास आ जाएगी एनआरवी। बीटा की एनआरवी, बीटा देखते हैं कितना बेचा हमने, बीटा 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 बेचा 228 और बीटा प्राइम बेचा 205। अब यहाँ पर हमने फैसला करना है कि बीटा बेचना है या बीटा प्राइम बेचना है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से बीटा को कन्वर्ट करेंगे बीटा प्राइम में, बीटा को कन्वर्ट करेंगे बीटा प्राइम में। अगर मैं बीटा बेचता हूँ, अगर मैं बीटा बेचता हूँ, तो बीटा मेरा नॉर्मली बिकेगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय बीटा की सेलिंग प्राइस है हमारे पास, हाँ बीटा की सेलिंग प्राइस नहीं है माजरत। तो जो हम सोच रहे थे कि बीटा और बीटा प्राइम इन दोनों में से कौन जीतेगा, वो टेंशन ही नहीं है, बीटा की सेलिंग प्राइस ही नहीं है, इसका मतलब बीटा तो बिक ही नहीं सकता, तो बीटा ने ऑब्वियसली बीटा प्राइम होकर बिकना है, तो ये गेम से बात आउट हो गई। तो जो तीसरा वाला कॉलम था ये वाला, बीटा या बीटा प्राइम आएगा, तो बीटा तो गेम से आउट हो गया, उसकी सेलिंग प्राइस है ही नहीं, तो बस बीटा प्राइम ही बिकेगा। तो ठीक है, अगर बीटा प्राइम ने बिकना है तो बीटा प्राइम के कितने यूनिट्स हैं, बीटा प्राइम 205 200, तो बीटा प्राइम हमारे पास आ गया 205 200। इस तरह कर लें, या 228 बीटा है और प्रोसेस 2 में 10% लॉस हो जाएगा, तो वो 205 200 बीटा प्राइम बन जाएगा। बीटा प्राइम की सेलिंग प्राइस 900 क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं दिखा देता हूँ, 900 ये गिवन है, बीटा प्राइम ये 900 गिवन है, इसकी यहाँ पे बीटा की सेलिंग प्राइस गिवन नहीं थी, वरना दोनों को यहाँ से मैं कंपैरिजन करता, फिर देखते हैं इन दोनों में से बेनिफिशियल क्या था। ओके, बीटा जो प्राइम होगा वो भी पैक होकर बिकेगा, तो ये हमारे पास एक आ गया, और क्योंकि बीटा प्राइम जो है वो प्रोसेस 2 में जाएगा, और प्रोसेस 2 में कन्वर्जन कॉस्ट 24 मिलियन थी, ये वाली दिखा देता हूँ, ये 24 मिलियन ये आ गया,
और बीटा जो है वो भी पैक होकर बिकेगा, पड़ा था। बीटा प्राइम रिक्वायर पैकिंग कॉस्ट 40, तो ये 40 माइनस होगा, तो 900 में से माइनस करूँगा ये 40 भी। डन जी, 1 पे 1 कर देता हूँ। 205 900 ये आ गया, कन्वर्जन कॉस्ट गिवन थी 204 40, ये सेपरेट आ गया। अगर इसको इससे भी कर सकता था 205 200 मल्टीप्लाई बाय 900 माइनस 40, पैकिंग कॉस्ट ऊपर ही माइनस कर देता, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो 152478 मिलियन ये हमारा बीटा प्राइम आ गया। गैमा आसान है, गैमा की टोटल यूनिट से 190 और एक गैमा सेल होगा 450 का, तो गैमा आसान था 190 450 ये आ गया। डन जी, टोटल एनआरवी ये बन जाएगा 197 एक, 152 दो, तीन, तीनों को ऐड करेंगे ये टोटल आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट कितना हमारे पास 175.8 मिलियन। अब 175.8 मिलियन में अल्फा बीटा प्राइम और गैमा का कितना हिस्सा है, अब वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 175 टोटल आ गया, अल्फा का हिस्सा कितना बनेगा 196.6 डिवाइडेड बाय 435.72, तो ये आ जाएगा 196 डिवाइड बाय 435.72 मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट, ये आ जाएगा अल्फा। बीटा का शेयर कितना आएगा 158 डिवाइडेड बाय 435 मल्टीप्लाई बाय टोटल जॉइंट कॉस्ट, और इस तरह ये हमारे पास गैमा का शेयर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों की जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी, अल्फा बीटा प्राइम और गैमा, ये हमारे पास आ जाएंगे। डन जी, अच्छा जी इनको लिख लेते हैं उसमें जाके इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में आ जाए तो सबसे पहले अल्फा, अल्फा की कितने यूनिट्स है 304, ये हमने लिखा हुआ है, किधर गया 304 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइसेस की थी 700, ये 700 आ जाएगी। ठीक है, बीटा प्राइम कितना था, बीटा प्राइम ये बीटा प्राइम 205 मल्टीप्लाई बाय 900 और गैमा था 190 मल्टीप्लाई बाय 450। एनआरवी से भी स्टार्ट कर सकते हो, सेलिंग प्राइस से भी कर सकते हो। ठीक है, 190 ये 450, यहाँ पे इसी सेल प्राइस लिखी हुई है, ये सारी सेल प्राइस है, ये सारी सेल प्राइस है, सेल प्राइस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। माइनस कर देंगे वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, माइनस कर देंगे वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी, अब वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास टोटल जॉइंट कॉस्ट आ गई, अल्फा की, बीटा प्राइम की और गैमा की, ये हमारे पास टोटल जॉइंट कॉस्ट है। क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में कन्वर्जन आ गया। अच्छा जी, द कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। कहता है प्रोसेस ए में 8 मिलियन फिक्स पड़ा हुआ है और प्रोसेस 2 में 4 मिलियन फिक्स पड़ा हुआ है, ये कन्वर्जन कॉस्ट है। ठीक है, अब जो हमारे पास जॉइंट कॉस्ट आई है, उन जॉइंट कॉस्ट में 8 मिलियन प्रोसेस ए की फिक्स है और 4 मिलियन प्रोसेस बी की फिक्स है। वर्किंग नंबर 5, एलोकेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, अल्फा में टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है 797.753, ये आ गई मेरे पास टोटल कॉस्ट 79753, बीटा प्राइम की 61.39 और गैमा की ये हमारे पास ये आ गई। यहाँ तो कोई मसला। अब इसमें से क्या करना है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है, इसमें से फिक्स माइनस करूँगा तो ये मेरे पास वेरिएबल आ जाएगा। अब फिक्स कैसे आएगा वो हमें कैलकुलेट करनी है। प्रोसेस ए में उसने कहा कि जो हमारे पास फिक्स ओवरहेड है वो 8 मिलियन है। अब 8 मिलियन वो फिक्स कॉस्ट है जिसका ताल्लुक सिर्फ प्रोसेस ए में, प्रोसेस ए में, तो 8 मिलियन, सो दैट्स आर टोटल फिक्स कॉस्ट, दैट्स आर टोटल फिक्स कॉस्ट। उस टोटल फिक्स कॉस्ट में से अब हमने देखना है कि हमारे पास टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पर है 197, ये हमारे पास एनआरवी थी अल्फा की, टोटल हमारे पास कितना था 435.572, तो 197 डिवाइडेड बाय 435.572 करेंगे
मल्टीप्लाई बाय कर देंगे टोटल फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट, तो ये हमारे पास 3.629 मिलियन आ जाएगा। अगला सवाल ये कि हमने 8 मिलियन को एनआरवी की बेस के ऊपर क्यों एलोकेट किया। ये देखें, ये ज्वाइंट कॉस्ट, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन की है, ये तो समय लिखती है कि टोटल एनआरवी की बेस के ऊपर करनी है। तो एनआरवी अल्फा का ये था, टोटल ये था, मल्टीप्लाई टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 175 थी, तो 175 मल्टीप्लाई करके ये समय लिखता है। ये जो 8 मिलियन है ये तो मेरे पास फिक्स ओवरहेड है, इसको एनआरवी की बेस के ऊपर क्यों एलोकेट किया, ये क्वेश्चन में उसने हमें बताया, वरना हम अपनी अपनी मर्जी से नहीं किया। फिक्स ओवरहेड वाली बात कहाँ पढ़ी थी मैंने अभी, ये वाली तो बात कर ली थी ना, ज्वाइंट कॉस्ट और एलोकेटेड अल्फा बीटा गामा अकॉर्डिंग टू एनआरवी, ये वाली बात तो हो गई थी, ये वाली बात तो बता दी थी। इस तरह फिक्स ओवरहेड की वाली बात भी थी। बीटा एस्टिमेटेड फॉर द ईयर, द कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड फैक्ट्री ओवरहेड प्रोसेस ए एक्सपेक्टेड आउटपुट रेशियो, कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ी थी, नज़रों से गुजरी है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ये आ गया, बीटा प्राइम देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश एसआरएस इन ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ बीटा सेपरेट ऑफ, ओके। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस, हाँ ये लिखा, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस डिसकंटिन्यू होता है तो 75% ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वुड बी अवॉइडेड, तो 75% फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। ये जो प्रोसेस बी डिसकंटिन्यू होगा, ये फर्दर प्रोसेस होगा ना, क्या होगा, फर्दर प्रोसेस। अगर हम फर्दर प्रोसेस को डिसकंटिन्यू करते हैं, यानी कि मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करूंगा, तो मेरे पास 75% फिक्स ओवरहेड बच जाएगा। ये तो जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे इसका इम्पैक्ट वहां जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, हमारे पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। अब टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से मेरे पास प्रोसेस ए के 8 बिलियन है। अब 8 बिलियन में अल्फा बीटा गैमा का हिस्सा क्या होगा। अब इसके लिए भी तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी। अगर तो इसके बारे में क्वेश्चन में गाइड कर दे कि 8 मिलियन को इस रेशियो में अपोर्शन कर दें, यानी कि जो ज्वाइंट कॉस्ट मेरे पास आए 79, 61, 34, इसमें से फिक्स कॉस्ट इतनी है, अगर बता दें सही है, नहीं बताए तो जिस बेस के ऊपर आपने ज्वाइंट कॉस्ट की टोटल की एलोकेशन की, फिक्स की भी वैसे कर दें, ठीक है। तो फिर ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी ये वाली। तो हमने 8 मिलियन हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी उसकी हमने एलोकेशन कर दी एनआरवी की बेस के ऊपर, तो फिक्स निकल आया ए, ठीक है। फिर दूसरे पे आ जाए, ये हमारे पास आ गया 3.629, तो टोटल में से माइनस किया तो ये हमारे पास वेरिएबल आया 76.124। ये मैंने सारा मसला क्यों किया, मतलब कभी भी जब हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट आ गई है तो चुपचाप ले ले, तो इसमें से फिक्स को माइनस करके वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट के ऊपर क्यों जाना है, क्योंकि सवाल में उसने मुझे बताया कि मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करनी है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पे फटा डाल दिया। अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग ना कहता, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ पे कह देता, तो जिंदगी आसान थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सेल में से 79, 61 और 34.5 तीनों माइनस करता, मेरे पास डायरेक्ट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ जाता। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करके चुपचाप नेट प्रॉफिट आ जाता। तो ये जो काम कर रहा हूँ ये सिर्फ कर रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग की वजह से। तो ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो वेरिएबल लूंगा, ठीक है। इस तरह 8 मिलियन को इसके साथ किया। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ये हमने किया अल्फा, ये सारी अल्फा के लिए, फिर आप बीटा के लिए करेंगे, फिर आप इस तरह गैमा के लिए करेंगे। तो बीटा के लिए कैसे करेंगे, सेम है, 8 मिलियन होगा मल्टीप्लाई बाय 1, ये बीटा के लिए यूज़ करूँगा 152.472 डिवाइडेड बाय 435.572, तो आंसर आएगा 2.8। तो ये माइनस करेंगे तो ये वेरिएबल आ जाएगा। इस तरह गैमा के लिए भी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो मैं अब ये वाली कॉस्ट इस्तेमाल करूँगा, ये तीनों कॉस्ट इस्तेमाल करूँगा, 76, 58, 32 ये इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है। वेरिएबल ज्वाइंट को इस्तेमाल करूँगा, फिक्स को इग्नोर करूँगा। डन जी, चले आ जाए। अब ये मुझे चाहिए, तो वेरिएबल ज्वाइंट प्रोडक्ट
76 आ गया, दूसरा 58 आ गया, तीसरा 32 आ गया, ये हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर। प्रोसेस बी की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोसेस बी की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट भी लगनी है। अब वो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कैसे आएगी वो लेट्स सी देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाए जरा। प्रोसेस बी में हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आई है 24 मिलियन की। उस 24 मिलियन में से फिक्स कितनी है, 4 मिलियन। तो 24 माइनस 4 करूँगा, ये 20 मिलियन तो आसान से आ गई, इसमें कोई मसला नहीं था। ये 20 मिलियन, 24 माइनस 4, ये 20 मिलियन हमारे पास यहाँ पर आ गई। इसके अलावा पैकेजिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई। पैकेजिंग में अल्फा ने और बीटा प्राइम ने पैक होना था, ठीक है। तो पैकेजिंग कॉस्ट 50 है, अल्फा कितने यूनिट्स हैं, बीटा प्राइम के 205 थे और पैकेजिंग कॉस्ट 40 है। तो सेल माइनस वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट माइनस पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और बैलेंस कंट्रीब्यूशन में से जो फिक्स कॉस्ट जो हमने सेपरेटली फाइंड की थी, ये वाली 3.629, 2.8, 1.571, तीनों माइनस कर देंगे। 3.629, 2.8 और 1.579 ये माइनस कर देंगे। और लास्ट में जो बीटा की कन्वर्जन की फिक्स कॉस्ट है 4 मिलियन, वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा हर एक प्रोडक्ट का। और इन्हीं को सारों को ऐड करेंगे तो ये हम नहीं, बस ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा तीनों प्रोडक्ट का। और यहाँ पे हमारा सवाल हो जाएगा कंप्लीट, ये हमारा सवाल हो जाएगा कंप्लीट। और ये सवाल कंप्लीट होगा पार्ट ए 14 मार्क्स का। फिर बीटा को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच दूं या बीटा प्राइम बनाकर बेचूं। सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजन। देखें, अगर मैं बीटा को बेचता हूं तो बीटा मेरे पास 228 थे और जो बीटा बिकेगा 690 का बिकेगा, कस्टमर लेगा। ये उसने क्वेश्चन में नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में बताया था 690, यहाँ पे मैंने पढ़ा था, ये 690 है जो कस्टमर ले लेगा बीटा, ठीक है। किधर गया, तो 157.32 मिलियन ये मुझे मिलेगा अगर मैं बीटा बेच दूँ। और अगर बीटा को बीटा नहीं बीटा प्राइम बनाकर बेचूँ तो बीटा प्राइम बनाने से मुझे एडिशनल रेवेन्यू कितना मिलेगा। तो बीटा प्राइम से मुझे पैसे मिल रहे हैं, बीटा प्राइम से, बीटा प्राइम बिकेगा 184.684, 184 ये बीटा प्राइम है ना, 184.684। तो बीटा प्राइम बिकेगा 184.684 और बीटा इतना का बिकेगा, यानी कि एडिशनल रेवेन्यू मुझे 27.36 का एडिशनल रेवेन्यू होगा। लेकिन जब मैं बीटा को बीटा प्राइम में कन्वर्ट करूँगा तो पैकेजिंग कॉस्ट भी लगेगी। तो 20 की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट 8.20 की लगेगी। और ये जो फिक्स कॉस्ट है 4 मिलियन का 75%, क्योंकि अब मैं ये भी बनाऊंगा तो मुझे ये भी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। तो 3 मिलियन ये, तो इसका मतलब ये है कि जो नेट है डिक्रीज इन प्रॉफिट है, डिक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम फर्दर प्रोसेस, डिक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम फर्दर प्रोसेस, यानी कि फर्दर प्रोसेस से मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो क्या करेगा, एसएल शुड सेल बीटा एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एसएल को चाहिए कि वो क्या करें, बीटा को बेच दे, फर्दर प्रोसेस ना करे, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करके क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। क्लियर। और फिर यहाँ पे हमने बीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बीटा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बीटा प्राइम चल रहा है, ठीक है। प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज बेस्ड इनकम स्टेटमेंट, बेस्ड इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी थी। और बीटा इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी वेयर इट कन्वर्ट इनटू बीटा प्राइम, ठीक है। हम बीटा प्राइम के साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बीटा प्राइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर देना, उसके बाद एडवाइस करना है कि हमें बीटा बनाना चाहिए या बीटा प्राइम। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमें बीटा बनाना चाहिए, बीटा प्राइम नहीं बनाना चाहिए। और अगर लॉजिकली इस क्वेश्चन को देखना चाहिए, अगर लॉजिकली इस क्वेश्चन को देखना चाहिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोल्यूशन को अल्टर होना चाहिए। वो ये कि पॉइंट नंबर ए ये पहले होना चाहिए, ये ए वाले को बी होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये फैसला करूं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं बीटा बनाऊं या बीटा प्राइम बनाऊं, पहले ये फैसला कर लेते हैं। तो जब ये फैसला करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि बीटा जीत गया, बीटा क्या है, जीत गया बीटा। तो यहाँ पे हम बीटा नहीं लेंगे, बीटा प्राइम नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पे टेक्निकली हमें बीटा लेना चाहिए। और बीटा के साथ हमने क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट मार्जिन बनाएंगे तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है जी। तो होप सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये लास्ट वाली बात दोबारा बताता हूँ, लास्ट वाली बात आपको दोबारा बता देता हूँ।
लास्ट वाली बात दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले अगर ये वाला सवाल आता है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, आपने इस तरह से करना है। सबसे पहले जब उसने ये कहा कि प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जब आप प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आ रही हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गैमा आ रहा है, ठीक है। फिर बीटा को फर्दर प्रोसेस करना है बीटा प्राइम में। जो प्रोडक्ट आ रही है अल्फ़ा, बीटा, गैमा और बीटा प्राइम आ रही है। अब किसके साथ इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, वो सवाल में उसने शुरू में बता दिया कि अल्फ़ा एंड गैमा आर सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ए। प्रोसेस ए को जैसे कंप्लीट करूंगा अल्फ़ा को और गैमा को बेच दूंगा। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में अल्फ़ा की जगह पक्की होगी, गैमा की जगह पक्की होगी। ये बात तो आपने कंफर्म करनी है कि अल्फ़ा आ गया और यहाँ से ये इनकम स्टेटमेंट का से बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि सेंटर में क्या बीटा आएगा या फर्दर प्रोसेस करके बीटा प्राइम आएगा। अब बस इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है। बीटा इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, ये प्रोसेस बी में फिर बीटा प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर सारा सवाल ऐसे चल गया, सारा सवाल ऐसे चले गया, ऐसे रिसीव सारा सवाल ऐसे चल गया, प्रोसेस बी सारा हो गया। फिर एडवाइस करें वेदर बीटा शुड बी सोल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन ये पार्ट बी सॉल्व करें। पहले ये देखें कि बीटा बेचूं या बीटा प्राइम बेचूं। तो आपने देखा कि बीटा जो है ये सूटेबल है, तो बस ठीक है। अब आप जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो बीटा प्राइम से नहीं बनाएंगे, बीटा से बनाएंगे। क्लियर है। इसका सोल्यूशन जो है हम बीटा के साथ मैं आपको अल्टर करके दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में बीटा प्राइम नहीं, क्योंकि जब बीटा प्राइम से हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 90.933। ये बीटा प्राइम से इतना प्रॉफिट मिल रहा है, बीटा से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो क्या मैं क्यों फिर 90.933 क्यों लूँ। बीटा प्राइम से अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो ऑब्वियस बात है फिर मैं ये नहीं लूँगा, फिर मैं कंसीडर करूँगा किसको, बीटा को, ठीक है जी। इसको देख लीजिएगा बस आप, बाकी बाकी सारा सवाल वही है, ठीक है। स्टिल अगर इन पॉइंट्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई टेक्निकल कन्फ्यूजन है, कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, देन इंशाल्लाह मैं आई विल आंसर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें करवाई गई हैं उन सारी चीज़ों को क्लास नोट्स को रिवाइज़ कीजिएगा, जो पास पेपर क्वेश्चन क्लासेस में करवाए गए हैं उनको सारे रिवाइज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आराम से उनसे पेपर पास कर लेंगे। और याद रखिएगा पेपर को पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन जो 3.25 घंटे एग्ज़ाम के होंगे उसमें आपने पेपर को वेल मैनेज करना है। आसान सवाल शुरू में करने हैं और जो मुश्किल सवाल होंगे उनको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी, उनको टाइम वाइज चलाना है। हर एक सवाल का टाइम खत्म होता है, सवाल को दो छोड़ देना, अगले सवाल को उसका वक्त देना, अगले सवाल को उसका वक्त देना है। आपने सारे के सारे लेंथी सवालों को टाइम वाइज चलाना है। टाइम खत्म हो गया सवाल छोड़ दें, उधर अगले सवाल पे चले जाएं, उसका टाइम खत्म हो उसको छोड़ दें। अब हर एक सवाल को टाइम वाइज करें, आपका पेपर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियस बात है सारे सवाल मुश्किल नहीं होते, सारे सवाल आसान भी नहीं होते। आसान सवालों को 100% तक अंजाम तक पहुँचाएँ। मुश्किल सवाल 100% के लिए बने ही नहीं होते, वो बने होते हैं 90, 70, 80, 65 के लिए, बस उनको वहाँ तक पहुँचाएँ। मकसद ये हर एक सवाल में अगर 50 से ऊपर गिरें आराम से उनसे आपका पेपर पास हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।